गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बोर्ड का प्रिपरेशन सबका हो चुका होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए अब हम इस वीडियो सीरीज़ में क्लास 10th का जो साइंस है ना उसका क्रैश कोर्स करेंगे। हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम गेन करने की कोशिश करेंगे। तो बिना आपका समय जाया करते हुए शुरू करता हूँ। ये हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो वो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें पहले पढ़ना क्या क्या है, ये सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें हम जनरली एनसीईआरटी के जितने भी जो टॉपिक्स हैं ना, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस एनसीईआरटी में जितना जो क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में जितना जो क्वेश्चंस है सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरी जितनी पार्ट है उसको ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है इस फर्स्ट चैप्टर में। तो पहला जो टॉपिक है वो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस है। दूसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इसके एविडेंस। तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फोर्थ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है। फिफ्थ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है कि ऐसा आप पहले पढ़ चुके होंगे। इस चैप्टर में हम उसे रिवाइज करेंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मैं करूँगा ताकि आप अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये फिजिकल और केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस हम देखते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, दो चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर एंड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज परमानेंटली, सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। देखिए किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो चेंजेस जो होता है ना, जो दोबारा रिवर्स हो सके उसके अंदर, मतलब दोबारा जैसा पहले जैसा था वैसा वो दोबारा हो सके, तो उसकी आइडेंटिटी जो उसकी पहचान है वो ना ख़त्म हो, उस चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि वाटर है, उसके हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, उसकी कंडीशन को चेंज करके हम उसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन फिर से उससे हम वाटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकें। इस तरह का जो चेंजेस होता है ना, इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसमें जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो उसकी पहचान होती है, वो नहीं बदलती है। जैसे कि वो वाटर था तो वो वाटर फिर से बन जाए, बस उसके एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करने से। उसके प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से वो फिर से वाटर बन जाए। इस चीज़ को जो चेंजेस होता है ना उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब देखते हैं केमिकल चेंजेस। देखिए हम चेंजेस को रिएक्शन भी करके भी डिनोट कर सकते हैं, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो मैंने डेफिनेशन नोट डाउन कर दी है स्लाइड में, आप इसे नोट कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर में कम आता है फिजिकल चेंजेस का, जो आता है वो केमिकल चेंजेस है। तब देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस और रिएक्शन, those changes in material which is irreversible and identity of initial substance have changed are called chemical changes और chemical reaction। वो जो चेंजेस होता है ना किसी भी बॉडी के अंदर जो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब एक बार वो चेंज हो गया तो फिर हो गया, अब फिर से जैसा पहले था वैसा नहीं बन सकता, उस तरह का जो चेंजेस होता है उसे हम केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो पहले जैसा था वैसा अब नहीं बन सकता, मतलब उसकी पहचान खत्म हो गई, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। इस तरह का जो चेंजेस है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बोर्निया मैग्नीशियम। देखिए इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं हम, उसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। साफ़ इसलिए करते हैं ताकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, उस समय एटमॉस्फेयर में जब ऐसे रहता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके जो कवर होता है ना, उसके ऊपर जो लेयर एक बन जाती है वाइट कलर की, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की कहते हैं उसे। तो उसको बर्निंग से पहले साफ़ कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके, अच्छे से एयर के साथ रिएक्ट कर सके। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल ये है कि मैग्नीशियम लेते हैं, एक रिबन आता है उसको हम लेते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं ना तो वो तुरंत फायर पकड़ लेता है। तो जो फायर पकड़ता है तो वो वाइट कलर की डेजिंग फ्लेम के साथ जलता है। वाइट कलर की जो फ्लेम होती है ना उसके साथ जलता है। एक मिनट में आपको नोट कर दूँ, हाँ, वाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है वो, और फिर उसके बाद से फ्लेम में जलने के बाद से एक वाइट कलर का पाउडर में चेंज हो जाता है। वो पाउडर कुछ और नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये जो रिएक्शन होता है ना मैग्नीशियम का एयर के साथ में, इसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये चेंजेस के बाद अगर हम चाहें कि फिर से मैग्नीशियम बन जाए उससे रिबन टाइप का, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है।
इस तरह का जो चेंजेस होता है ना किसी बॉडी में, तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं या केमिकल रिएक्शन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बना दिया, आलू वगैरह काट के हमने सब्जी बना दी, अब हम चाहें कि फिर से उससे आलू बन जाती है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे। हालांकि दोनों चेंजेस और रिएक्शन सेम टर्म है, उसे हम अलग अलग डिनोट करते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसे चाहे तो फिर नोट कर सकते हैं। हाँ, इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके ओके, अगर आप कोई भी डाउट हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। अब एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन, आखिर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? कि कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, सब कुछ भी होता तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए कि हाँ ये हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस होकर हुआ है। तो उसके एविडेंस देखते हैं क्या क्या है। तो जो ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस, वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन को हम एविडेंस की तरह पे यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट एविडेंस है द चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो जाए, उसका कलर, जो इनिशियल जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो, जैसे कि वो सॉलिड में था, लिक्विड में चेंज हो गया। हालांकि फिजिकल चेंजेस में भी ये सब प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें जो इनिशियल मटेरियल की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती, आइडेंटिटी उसकी रिटेन रहती है, वैसे कि वैसे ही रहती है। उसके कलर में चेंज हो जाता है, उससे गैस निकलता है, उसमें से चेंजेस होती है, उसमें से निकलता है बाहर। उसके टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। समझ गए? ये जो एनसीईआरटी में जो बेसिक लिखा था ना, मैंने उसे बस यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म को ध्यान में रखना होगा, एक रिएक्टेंट क्या होता है, एक प्रोडक्ट क्या होता है। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस में, सॉरी मैं थोड़ा सा अगर फास्ट हूँ तो मैं उसको स्लो कर दे रहा हूँ। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे बताओ, मैंने मैग्नीशियम का रिबन का आपका बर्निंग का बताया था। उसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम है और जब वो जलता है तो साथ में ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब दोनों पार्टिसिपेट करके मिलके एक नया कुछ बनाते हैं ना, जो मिलते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट देखते हैं, द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म द रिएक्शन विथ ए डिफरेंट आइडेंटिटी आर कॉल्ड प्रोडक्ट। वो जो नया जो सब्सटेंस जो बनता है रिएक्शन के बाद, जिसकी आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम इसको लिखते कैसे, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्टेंट जो भी होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उसके बीच में हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं उसके बीच में, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो। हालांकि एक से ज़्यादा ही रिएक्टेंट होगा और उसके बीच में हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बीच में एरो से डिनोट करते हैं। जो एरो जो है ना, वो हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन को डिनोट करता है। आखिर रिएक्शन किस तरफ जा रहा है वो इसको डिनोट करता है एरो। ये रिएक्शन लाइट फॉरवर्ड की तरह है या बैकवर्ड की तरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 11th में कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। अगर रिएक्शन पूरा का पूरा प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ऐसा, तो हम उसे एयर को प्रोडक्ट की तरफ बस फॉरवर्ड स्लेश में करते हैं। अगर रिएक्शन दोनों तरफ जाता है तो हम उसे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एरो से डिनोट करते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है, जिसकी एक नई आइडेंटिटी होती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities are given on the right hand side। इसमें ये कह रहा है कि जो भी जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम सिंबल के जरिए जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस एक फॉर्मूला दे दिए और जो सिंबल के उससे जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रिएक्टेंट को राइट हैंड साइड में रखते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रखते हैं। ये जो पूरा जो हम डिनोशन का जो प्रोसेस होगा, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है।
अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है, डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्द से जल्द हो सके मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है? ओके, अब पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये वीडियो सीरीज थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि हम इसमें जल्द से जल्द चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि हमारे पास अभी समय तो है नहीं, हम सब पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। Those chemical equation which have equal number of atom and mass in both side of reaction, that is the इसमें क्या है, और जितना नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट के पास है उतना ही हमारे प्रोडक्ट के पास है, तो उससे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। आखिर हम इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं? देखिए 1789 में एक साइंटिस्ट है एंटोनियो लेवोशियर, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ये कहा था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें ना मास बनता है ना डिस्ट्रॉयड होता है। तो इस थ्योरी को फुलफिल करने के लिए, हालांकि ये सही भी, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसमें भी ये सही होता है, तो उसी चीज़ को हम बैलेंस करते हैं, तो उसको बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब अनबैलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं रहता है राइट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट के पास जितना एटम है उतना रिएक्टेंट के पास नहीं होता, जिसको हम अनबैलेंस कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलिए ओके, ठीक है, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। दोस केमिकल इक्वेशन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड मास इन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ओके ओके, अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, एक बार उसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, इसमें क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पहले से रखे थे, ऊपर से हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स जो होता है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने इसमें डाला। जब जिंक डाला डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही होगा। तो जो रिएक्शन होता है ना, वो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देता है, और इसमें से हाइड्रोजन गैस जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है वो। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये कॉर्क से हमने ढक के रखा है, सब कुछ एक फिल करके रखा है। एक बार इसके इक्वेशन को समझ लेते हैं हम लोग। इक्वेशन में क्या है ना, कि जो जिंक है, ये जिंक इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया प्रोडक्ट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो रिएक्शन था। अब हम इसका इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn, Z कैपिटल N स्मॉल। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। जब रिएक्शन होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें से जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल है नहीं जिससे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। हालांकि हम पूरा क्लोज कंटेनर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लोज में, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। अभी हम उसे पैक करके रखें। जब हम खोलते हैं और एक से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हाइड्रोजन हल्का से जलता है, पॉप साउंड होता है, वो सब चीज़ हम समझेंगे। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है, जो जिंक है यहाँ पे किसके पास कितने एटम है? 1 एटम है, सॉरी, जिंक के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के तरफ 1 एटम है, और प्रोडक्ट के तरफ कितना है? राइट हैंड साइड में 1 एटम है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? रिएक्टेंट के तरफ 2 है, और प्रोडक्ट के तरफ कितने हैं? 2 है। सल्फर के पास सेम वैसे 1। ऑक्सीजन के पास 4 एटम है राइट हैंड साइड में, डेट इज रिएक्टेंट की तरफ कितने एटम है? यहाँ पे 4 है, और प्रोडक्ट के पास कितने? 4 है। तो ये इक्वेशन पूरा क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसमें क्या नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल है ना। जिंक की तरफ जितना है रिएक्टेंट की तरफ उतना ही प्रोडक्ट की तरफ है, तो नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल है। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड कैसे होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो पूछो। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं, अब उसको हम समझते हैं। एक रिएक्शन है हमारे एनसीईआरटी से कि जब आयरन को हम वाटर में डालते हैं, हालांकि वाटर नहीं, हम इसको समझेंगे ये आयरन का रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि हम देखते हैं कहीं रॉड है, चाहे आयरन का कोई भी मटेरियल है, उसमें देखते हैं कि उसमें जंग लगने लगता है, तो ठीक उसी का रिएक्शन है कोरिजन ऑफ आयरन का। जो आयरन है वो स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है, यहाँ पे वो जो वाटर है, जो मॉलिक्यूल, वो स्टीम के फॉर्म में जिसको रिएक्ट करता है, तो
जो प्रोडक्ट बनाता है उसको ये Fe3O4 है प्लस हाइड्रोजन गैस है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम समझते हैं, यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, इधर Fe के 1 एटम है, राइट हैंड साइड में कितने एटम है, 1 एटम है, राइट हैंड साइड में कितने एटम है, 1 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट के साइड में कितने एटम है, 3 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन के ठीक वैसे देखते हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, 2 है। ये एटम तो बैलेंस्ड है, इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं भाई, कितने हैं, ओनली 1 है। इधर प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, 4 एटम है, 4 एटम है, कितने हैं, 4। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसे हम बैलेंस करके समझेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी है वो फुलफिल हो रही है क्या, हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सेम नहीं है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। चलिए फर्दर स्लाइड में हम इसके अच्छे से सॉल्व करके समझेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमें जो देखना है वो ये होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। सबसे पहले हम सारे एटम्स के ऊपर बॉक्स बना, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द फार्मूला। जो फार्मूला हम लोग लिख के रखे हैं, जो केमिकल इक्वेशन लिख के रखे हैं ना, उसमें एटम्स, सारे एटम्स जो कंपाउंड है उसको एक पास बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाते वक्त ये ध्यान रखते हैं ताकि वो जो इक्वेशन है उसके साथ कुछ छेड़खानी ना हो, वो इक्वेशन जैसे है वैसा का वैसा ही रहे। यानी कि इक्वेशन से बैलेंस करना, अच्छा इधर 4 है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐसा नहीं करना, जो है जैसा है वैसा ही रखना है। अब स्टेप 2, हम एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा डायग्राम एक स्केल से लेकर के ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं ऐसा नंबर ऑफ एटम्स। एलिमेंट पहले लिख लेंगे, इधर कौन कौन सा एलिमेंट है उसका नाम नोट डाउन कर देंगे ऐसे। उसके बाद से नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 1 2 1 जो भी हम नोट कर लेंगे। और प्रोडक्ट के साइड में कितना, अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है नंबर ऑफ एटम्स, अगर सेम नहीं है ऐसे, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या। स्टेप 3, it is often convenient to start balancing with a compound that contains maximum number of atom। ये हमारे लिए कॉन्वीनियंट होता है, ये एक आसान होता है, ताकि जो एटम के पास जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसके पास, वहाँ से बैलेंसिंग करना शुरू किया, वहाँ से बैलेंसिंग करना शुरू करें। इट में भी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है चाहे प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन डेट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में हमें देखना है, सबसे सेलेक्ट करना है जिसमें एटम की संख्या सबसे ज़्यादा है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। इस क्राइटेरिया के आधार पे हम देखते हैं कि जो कंपाउंड है Fe3O4 उसमें जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। देयर इज 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन ए राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट की तरफ कितना है, बस 1 है। तो द बैलेंस्ड इक्वेशन इसके साथ क्या क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं वाटर में कितना है, बस 1 है। इधर Fe3 की तरफ कितना है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, इसके ठीक इसको बैलेंस करने के लिए इसके तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इधर है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला। हमें फार्मूला चेंज नहीं करना है। और द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और जो एलिमेंट इन रिएक्शन में इन्वॉल्व उन्हें भी चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से करेंगे, ना कि उसके डाउनवर्ड से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पार्शियल जो इक्वेशन जो बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, समझ गया। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टेप 4 देखते हैं क्या है।
Fe that is iron and H हाइड्रोजन एटम is still not balanced. ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन अभी तक आयरन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ. दिस एलिमेंट टू प्रोसीड further let's first balance the hydrogen atom in the partially balanced equation. चलिए इसमें हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं. रिएक्टेंट की तरफ जब हमने देखा कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स टोटल हो चुके हैं यहाँ पे 4 × 2 कितने हो गए 8 हो गए. लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में तो H2 होता है, H8 तो होता नहीं है. तो H2 तो इसके सामने हमने क्या किया, जो 4 यहाँ पे भी है तो 4 हमने यहाँ भी नोट कर दिया. ठीक है, हो गया 8, इधर भी 8 इधर भी 8. ठीक है, ओके. एनी डाउट? नो. अब हम ठीक इसी तरह आयरन को भी हम बैलेंस करेंगे. तो आयरन इधर कितना है 3 है ना, इधर आयरन कितना इधर 3 है, इधर भी आयरन कितना है, इधर आयरन 3 है और इधर आयरन 1 था. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया बैलेंस. ठीक है ना. तो टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2. इक्वेशन बैलेंस हो गया. इस तरह का जो बैलेंसिंग का जो मेथड होता है ना, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस. इस तरह का जो मेथड जो होता है वो बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन को हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड. समझ गए? हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग. इसको हम समझ गए ना. किसी को कोई दिक्कत है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? हालांकि हमें बस इसे समझना है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है. आप कितने भी फर्दर स्टडीज़ करेंगे, आप जैसे क्लास 11 जाएंगे 12 जाएंगे, चाहे नेक्स्ट जितने भी आपका जो चैप्टर पढ़ने वाले इसमें ये आपको आना चाहिए तो ही आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे. हालांकि कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी समझ जाएगा आराम से. ठीक है, इतना तो समझ गए ना. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिजिकल स्टेट इन ए केमिकल इक्वेशन. कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं. जैसे कि मैं पहले आपको ये जो डेफिनेशन ये पढ़ के समझा दूँ. टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूले. जो भी केमिकल फार्मूले हम आप रिएक्शन को जो नोट करते हैं, जैसे कि केमिकल फार्मूला है H, वाटर की मैं आपको फार्मूला से समझाऊँ, H2 + O2, ये ऑक्सीजन हो गया. हमने बस ऐसा लिख दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो रिएक्टेंट है उसका क्या स्टेट है. क्या ये सॉलिड में इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसे सॉलिड में इस्तेमाल कर रहे हैं या लिक्विड में इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है. क्या ये H2O जो बना है उसका स्टेट क्या है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है. तो इस चीज़ को हम मोर इन्फॉर्मेटिव, जैसे कि इस हमें पता चले कि ये को किस स्टेट में हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो कि ये प्रोडक्ट बन पाएगा. इस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको जो रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि हर एक इक्वेशन के पे उसको हम ठीक है. The gaseous and liquid, aqueous or solid state of reactant product are represented by notation G for gaseous, L for liquid, A for aqueous and S for solid respectively. इसको हम इसी, जैसे अगर हम गैसियस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सामने हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सामने L से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर वो सब्सटेंस एक्वेशियस फॉर्म में बना हुआ है तो वहाँ पे AQ का इस्तेमाल कर, एक्वेशियस का भी इस्तेमाल करते हैं. इस चीज़ को देखते हैं. द वर्ड एक्वेशियस is written if the reactant or product is present as a solution in water. एक्वेशियस तब हम रिप्रेजेंट करते हैं जो रिएक्टेंट हो चाहे जो प्रोडक्ट है वो एक वाटर के सॉल्यूशन में जब वो प्रेजेंट रहता है तब हम उसे एक्वेशियस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वेशियस से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ गए? फिजिकल स्टेट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन में, क्यों इस्तेमाल करते हैं? केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए. जैसे कि आपने तो केमिकल रिएक्शन किया, कोई भी रिएक्शन किया, रिएक्शन हो गया, लेकिन सामने वाला अगर कोई थर्ड पर्सन जिसे नहीं पता है वो नेक्स्ट टाइम में रिएक्शन करना चाहे तो आपने अगर फिजिकल स्टेट उसका मेंशन नहीं किया है तो कैसे उसको समझ में आएगा किस टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है, किस पे नहीं है. तो इस चीज़ को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने वहाँ पे फिजिकल स्टेट को मेंशन किया है.
उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कि एक सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेशर को भी हम और कैटलिस्ट को भी मेंशन करते हैं। जैसे कि हम कब में कहाँ मेंशन करते हैं, देखिए जो यहाँ पे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया, गैसेस फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में इस्तेमाल किया, गैसेस फॉर्म में। यहाँ पे टेम्परेचर जो कितना प्रेशर कितना है 324 atm। atm डेट इज मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक कंटेनर में रख के 324 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हम उसको ये प्रेशर देते हैं उसके अंदर, तो ये एक रिएक्शन होता है। जैसे CH3OH, ये अल्कोहल है क्या, हाँ OH, ये एक रिएक्शन होता है, समझ गए। ठीक वैसे ही जो हमारा जो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसको समझते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्वेसियस फॉर्म में होता है क्या, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेसियस फॉर्म में होता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। एक्वेसियस फॉर्म मीन्स क्या होता है, कोई भी जो रिएक्टेंट जब वाटर में डिजोल्व रहता है तो उसे हम एक्वेसियस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेसियस फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है। जब सन लीव के अंदर जब सनलाइट है, सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ता है तो क्लोरोफिल के अंदर जो रिएक्शन, क्लोरोफिल की वजह से जो रिएक्शन होता है उसके उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बना, और ये जो ग्लूकोज जो बना वो लिक्विड में बना, वाटर में बना, तो इसलिए हम उससे एक्वेसियस फॉर्म से डिनोट करते हैं। उसके बाद से ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन भी कहाँ बना, वाटर में बना, तो इससे अभी हम एक्वेसियस से डिनोट करते हैं। उसके बाद से वाटर बना, वाटर कहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म में, समझ गए। इसमें इस स्लाइड में ये कहा गया है जो रिएक्शन में जो होता है, जो हम एरो जो डिनोट करते हैं उसके ऊपर उसके टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ वो, जो जितना प्रेशर लगा वो, और उसमें जिस कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या, एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इज द ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम के अंदर जो पहले से जो बॉन्ड बने हुए हैं वो ब्रेक होकर के एक नए बॉन्ड बनते हैं, नए प्रोडक्ट के साथ नए बॉन्ड बनते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका एटम ही चेंज हो जाता है, जैसा कि सोडियम के एटम है, सोडियम क्लोराइड बना तो एक नया एटम बन गया, ऐसा नहीं होता। वो एटम वही रहता है, बस उसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड चेंज हो जाता है। तो बॉन्ड जो चेंज होता है वो हम पढ़ते हैं, एनर्जी लगती है उसके लिए अलग अलग, कभी एनर्जी उसमें से निकलती भी, एनर्जी लगती भी, उस सब चीज़ को हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द मोड एंड प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन में जो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस लग रहे हैं, इसके आधार पे प्राइमरी 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको देखते हैं। फैक्ट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन, द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन। As we know not chemical reaction in a simple word, change a bond of the atom between the different atoms of an element. The formation or changing a bond of atom requires different amount of energy for the reaction to take place, and the required energy is supplied by the reactant to the physical condition of the reaction. चलिए इससे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट जो होते हैं, two reactants are combined together to form a two or more than two reactant are combined, जो दो या दो से ज़्यादा एक साथ मिल के एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से आपका क्या मतलब है, डिकम्पोजिशन से मतलब है कि उसमें कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन होकर के मोर देन टू प्रोडक्ट्स का जब फॉर्मेशन करता है उसको हम डिकम्पोजिशन की रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई एक चीज़ ब्रेक होती है, जब टूटती है तो उससे जब टूटी तो एक से ज़्यादा तो प्रोडक्ट बनेंगे ही, दो प्रोडक्ट बनते हैं, 3 4 5 6 जितने भी हो सकता है उतना बन सकता है। जो टूट के जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो होता है ना कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल में डालते हैं, उसके सॉल्यूशन उसके कंपाउंड में डालते हैं, तो क्या करता है जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस करके जो नया प्रोडक्ट बनाता है। उस टाइप के जो हम रिएक्शन को उसके कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है।
मेटल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये कंपाउंड जो होता है, जैसे कंपाउंड ए बी, कंपाउंड सी डी, जब दो कंपाउंड को हम वापस मिक्स करते हैं तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि ये जिनके एनायंस हैं वो उनको एक्सचेंज कर देते हैं आपस में। ए डी के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये जो सी मेटल है ये बी के साथ रिएक्ट कर लेता है। जो प्रोडक्ट बनाएंगे ये ए डी बनाएगा, ये सी बी बनाएगा। इसमें देख रहे हैं क्या दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या कहा है कि अगर वो रिएक्शन जिसमें इन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट से अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंबाइन हो रहे हैं ना, ये जो कंबाइन हो रहे हैं इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हम प्रोडक्ट जो बनता है, ऐसे देखिए ये क्या, एक रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये हो गया, ये दोनों कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे के एग्जांपल देकर के समझिए। आप सभी लोग तो चूना देखे ही होंगे, चूना लगाने वाला नहीं, हाँ जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो देखते हैं कि उसमें हल्के से बबल्स आने लगते हैं वाटर में डालने से, और जो ये होता है वो वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं, यहाँ पे वाटर में डालते हैं तो एक नया प्रोडक्ट वाटर में जब हम उसको डाल दिए ऐसे तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें से प्लस हीट निकलता है। एक्वेशियस यहाँ पे हमने डिनोट किया। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में है, ये वाटर में डिजोल्व है, ये वाटर में है, समझ गए? इससे हीट भी निकलता है, तो हम आगे चल के देखेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, ओके। कोई डाउट है इसमें? नहीं। एग्जाम्पल्स कुछ दे। एक एनसीईआरटी में एक शब्द डू यू नो, जिस चूना लगाते हैं वह काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जो पेंटिंग करते हैं उसको, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्लेक्ट लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उससे हम दीवार को पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. This calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical reaction for marble is also a calcium carbonate. Okay. तो इसमें मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, जो कैल्शियम ऑक्साइड था हमने वाटर में डाला, उसके साथ रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम दीवार पे पेंट मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब पेंट मार देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो उसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए हम देखते हैं कि पेंट मारने के कुछ समय बाद दीवार पे हल्का हल्का पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। क्या? हाँ। तो ये जो रिएक्शन है सिंपल सा रिएक्शन है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि मार्बल का भी वैसा ही फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि शाइन या अपीयरेंस देता है, क्या शाइन फिनिश देता है वॉल पे, और ये वाटर का ड्रॉपलेट्स दिखाई तो है। ठीक है, आपको समझ गए होंगे, ये समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे, अच्छी बात है, समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक्सप्लेनेशन, सिंपल एग्जांपल्स हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि कोयला जलाते हैं, कोयला जलाएं, कोयला का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोल का फॉर्मूला C फॉर द कार्बन, कार्बन दे कोयला। वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन के साथ। कोयला जब जलाते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, उसके साथ कंबाइन होता है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? धुआं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, गर्मी देते हैं। ठंडी के दिनों चल रहा है भाई
कार्बन जलाया आपने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, लाल कलर का दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का उसमें धुआं निकल रहा है और हीट लग रहा है। ये बर्निंग ऑफ कोल, ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और बनाता है वाटर, और उसमें से निकलता है गर्मी, जिसे हम कहते हैं हीट। समझ गए? समझ गए। अभी देखिए हमने नया अभी देखा, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल व्हीकल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा वो वाटर बनाएगा। जैसे कि अगर वो व्हीकल जितनी चलेगी उतनी ज़्यादा पानी बनेगा, है ना। ये एक बहुत ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी से इस पर हम अभी काम कर रहे हैं और ये बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, समझ गए ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल था। इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से कुछ जो एनसीईआरटी में था मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हमने देखा कि जो रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, उसमें से हीट निकल रहा है ना। हाँ, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होता है, इसमें से हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान। हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेन की साइज बढ़ती कहाँ से भाई? ये क्या है? ओके ठीक है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम समझ लेते हैं क्या। दोस्त रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें से हीट निकल रही हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आसान से समझिए, एक्सो मतलब क्या होता है, रिलीज होता है, थर्मिक मतलब हीट, हीट का रिलीज होना ही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए? किसी को डाउट है? डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। हमने देखा जब कोल जल रहा था, कोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, तो वहाँ से हीट निकल थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। ठीक वैसे ही बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी होता है। ये क्या है, मेथीन है, CH4 मेथीन कहते हैं इसको हम। CH4 ऑक्सीजन, अपने घर पे खाना तो बनाता ही हो, कभी गैस वगैरह जलाया हो तो देखो कि जब जलाते हैं गैस को, इसमें से ये नेचुरल गैस कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और प्लस वाटर भी गैस के फॉर्म में निकलता है। उसके साथ साथ हीट भी निकलती है। उसके साथ क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो ही तो खाना बनता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जिससे हीट निकलता हो, क्या कहते हैं? ओ गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं, जब हमारे अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो सब्जियां सड़ती हैं ना, सड़ना जानते हो, सड़ती है, फिर ये भी एक तरफ का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, उसमें से भी हीट निकलता है। ठीक है, ओके, समझ गए इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अभी तक हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। डिकम्पोज किसी भी चीज का जो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उस टाइप को रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। A decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which one reactant break down into two or more products। जैसे कि फेरस सल्फेट है और सॉल्ट है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, हम उसे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसे हम हीट करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। टूट के बनाता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैस के फॉर्म में निकल जाता है या सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे टूट रहा है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, चीजें जुड़ रही थी, चीजें कंबाइन हो रही थी। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्या डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के अपोजिट है क्या? हाँ,
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? समझ गए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कंडीशन बाय विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओकर देयर इज अ फ्यू टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए किस कंडीशन पे वो डिकम्पोज हो रहा है मटेरियल, जो कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उस कंडीशन के आधार पे कुछ टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि अगर डिकम्पोजिशन हीट से हो, गर्मी से हो, आग से, हीट से हो, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो से क्या मतलब है? लाइट से। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के इससे हो रहा है तो उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके ओके। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन से शुरू करें क्या? हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन से शुरू करता है। वो रिएक्शन जिससे, वो डिकम्पोजिशन जिसकी मदद में हम हीट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का एक सॉलिड कंपाउंड होता है। जो फेरस सल्फेट को हम हीट के फॉर्म यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाल के जब आपने हीट किया होगा ना लैब में, तो आपने देखा होगा कि फेरिक ऑक्साइड बन गया होगा नीचे Fe2O3 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकला होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त अपने नोज को, आइस को दूर रखना होता है रिएक्शन से। लाइमस्टोन का भी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इससे भी हम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसे हीट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या कहा था, क्या कहते हैं उसे? क्विक लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, थैंक यू। एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल अब लीड नाइट्रेट का भी है, ठीक वैसे ही है। जब लीड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड बनाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। इससे ब्राउन फ्यूम निकलता है। क्या? ब्राउन कलर का जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये लीड नाइट्रेट का जो रिएक्शन से हमने ब्राउन कलर की जो गैस निकलती है वो किसकी गैस होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस होती है। ठीक है, समझ? ये देखिए, हमने टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट लिया, हमने इसे हीट किया। जब हीट किया बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के, तो यहाँ पे ब्राउन कलर की गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। साथ में कलरलेस गैस भी निकलती है, ऑक्सीजन की जो गैस होती है, जो कि हमें वो कलरलेस होती है, दिखाई नहीं देती है। और नीचे बचता है लीड ऑक्साइड। क्या बचता है? लीड ऑक्साइड बचता है। ठीक है, समझ गए? अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम चीज़ों को तोड़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक्टिव एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड होती है। जैसे कि हम वाटर की जो ब्रेकडाउन होती है, हम इसमें क्या करते हैं? वाटर लेते हैं एक कंटेनर में, उसमें हल्का सा कोई भी एसिडिक कंपाउंड डाल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया थोड़ा सा, उसके बाद से इस बैटरी से हमने इसको यहाँ पे 2 ठो इलेक्ट्रोड रॉड लगा दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक निगेटिव टर्मिनल लगा दिया। अब जब हम यहाँ से करंट उसमें जब पास करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, जब हमने करंट पास किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वाटर जो होता है इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये वाटर अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक होने लगता है, अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक होने लगता है। तो इस टाइप को जो रिएक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब फोटोलाइटिक दैट इज एक्टिव सोर्स ऑफ, इसमें एनर्जी क्या होती है? चीज़ों को ब्रेक होने के लिए लाइट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस की जब लाइट पड़ती है ओजोन गैस में तो वो ऑक्सीजन बनता है, 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया इस चीज़ को समझ लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और ब्रोमाइड के कैल्शियम नहीं, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड के रिएक्शन को हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम चाइना डिस्क में लेते हैं, एक कटोरी में ले लेते हैं, एक बर्तन में ले लेते हैं। उसके बाद जब सनलाइट पड़ती है उसमें,
तो देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ समय बाद वहाँ पे बस एक ग्रे कलर का कंपाउंड बचता है। जो ग्रे कलर का कंपाउंड होता है उससे हम सिल्वर बस बचता है, उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। उसका जो रिएक्शन है ठीक वैसे सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे, उसके अंदर सनलाइट पड़ा, सिल्वर हो गया और क्लोरीन गैस के फॉर्म में वहाँ से एवापोरेट हो गई, निकल गई। यहाँ पे बस ग्रे कलर का कंपाउंड बना सिल्वर। ठीक ब्रोमीन के साथ भी ऐसे ही होता है। ये जो रिएक्शन जो होते हैं ना, इसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम किस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का चाहे सिल्वर ब्रोमाइड का। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन गैस जो होते हैं वो एवापोरेट होकर निकल जाता है, बस सिल्वर का कंपाउंड बचता है ग्रे कलर का। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हमने पिछली बार पढ़ा था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट रिलीज होता था, हीट उसमें से निकलता था। एंडो ठीक उसका अपोजिट, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट जब निकलेगा तो कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब होगा तो कंटेनर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इंटर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कंटेनर जब हम जिस कंटेनर में रिएक्शन ओकर हो रहा है उसको हम पकड़ेंगे तो कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, कूल फील होगा। और एक्सोथर्मिक में कैसा फील होगा, हॉट फील होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। हमने कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन में 3 अलग अलग सोर्स का हमने इस्तेमाल किया था। हीट का इस्तेमाल किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट का इस्तेमाल किया था तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी का था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच वन wherein atom or a set of atom is displaced by another atom in a molecule, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एटम है, चाहे एक से ज़्यादा एटम है, उसको कोई एटम उसको डिस्प्लेस कर दे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन आयरन इज एडेड इन अ कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन में आयरन की नेल डालते हैं, कटिया डालते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जो कॉपर को है आयरन डिस्प्लेस कर देता है। तो उसको रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। इसमें 2 मेटल हैं, ये जो रिएक्शन है A + BC, ये कंपाउंड है कोई BC, उसको जब हम उसमें डालते हैं तो क्या बनाता है, AC बना लिया, प्लस B को रिप्लेस कर दिया। जिसमें A अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो B को रिप्लेस कर देगा, अगर नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट है उसको समझते हैं। जब नेल को, आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, तो जो आयरन नेल जो पहले वाइट कलर इस कलर की थी, वाइट कलर की थी, चाहे हल्का सा ये इस कलर की थी, अब वो क्या हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। उसके अंदर कॉपर का डिकम्पोजिशन हो गया आयरन नेल के ऊपर, और जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ब्लू नहीं रह गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है उसको हम देखते हैं। आयरन को हमने डाला था कॉपर सल्फेट में, फिर आयरन सल्फेट बना दिया, प्लस कॉपर बना दिया। कॉपर सॉलिड के फॉर्म में चला जाता है। सॉलिड के फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि वो आयरन नेल के ऊपर जाकर और उसके ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेंगे, ये निर्धारित कौन करता है, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज निर्धारित करती है, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे कि जो ये ऊपर वाला जो भी मेटल्स है तो ये नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आयरन कहाँ पे है, ऊपर है, कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम कॉपर को लीड मरकुरी में सिल्वर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस सिल्वर को सॉल्यूशन को कॉपर रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Iron is displaced or remove another element, copper, this copper sulfate solution, this is known as displacement reaction। जैसे कि ठीक वैसे जिंक भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या, हाँ, रिप्लेस कर देगा। जिंक ऊपर है तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा, प्लस कॉपर को निकाल देगा। ठीक वैसे लीड भी है, लीड ऊपर है, कॉपर को तो रिप्लेस कर देगा।
हाइड्रोजन भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा क्या? हाँ, एकदम से रिप्लेस कर देगा, वो हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, समझ गए होंगे ना इतना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, एक अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया। अब चलिए शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो किसी भी उसमें एटम या आयंस का, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए इसमें पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Those chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants, रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयंस है ये, जैसे कि सल्फेट जो सोडियम के साथ है, ये क्लोराइड जो बेरियम के साथ में, इनमें जो एक्सचेंज होता है ना, इस एक्सचेंज जो भी रिएक्शन में होता है उस इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि दो ठो कंपाउंड है, यहाँ पे एक कंपाउंड ए भी है, एक कंपाउंड सी डी है, सॉल्ट है। जब दोनों को हम इसमें एक्वेसियस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वेसियस सॉल्यूशन कहने का मतलब वाटर में डालते हैं, तो यहाँ पे जो ए है वो किसके आयंस के साथ रिएक्ट करेगा? सी के ये डी वाला आयंस के साथ में। तो क्या कंपाउंड बनाएगा? ये ए डी बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा ए डी। और वैसे जो सी मेटल है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बी आयंस के साथ में, तो क्या बनेगा? सी बी। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है और प्लस बेरियम क्लोराइड है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, और सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक्वेसियस सॉल्यूशन में रहता है। समझ गए इतना? और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयंस, दो मेटल के जो कंपाउंड है उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। दिस रिएक्शन टुक प्लेस मोस्टली फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो रिएक्शन है तो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड के सॉल्ट्स के साथ में होता है इन देयर एक्वेसियस सॉल्यूशन। ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, किस सॉल्यूशन में होता है? इसकी फिजिकल कंडीशन क्या चाहिए? एक्वेसियस सॉल्यूशन में होना चाहिए, सॉलिड में नहीं होता। जब दो सॉल्ट को वापस में रख दे तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उनके आयोनिक सॉल्यूशन एक्वेसियस सॉल्यूशन में ही होगा। क्योंकि आयंस कब ब्रेक होते हैं? जब वो किसी वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो जब वाटर में डिजोल्व हो गए तो आयंस एक अपने अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद से ब्रेक होकर फिर से रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज में मतलब दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिसमें पॉजिटिवली चार्ज को आयंस को हम कैटायन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। और वापस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें से कभी कभी क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है इसमें, और जो दूसरा होता है वो सॉल्युबल होता है। जो इनसॉल्युबल होता है वो उसे हम आगे समझेंगे कि प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें जो दो एक कंपोनेंट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, उसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसको डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। दिस रिएक्शन इन विच केटायंस एंड एनायंस इन देयर एक्वेसियस सॉल्यूशन कंबाइंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड नेम ए प्रिसिपिटेट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आयंस में जो केटायंस एनायंस जो एक्सचेंज होकर के जो नया कंपाउंड जो सॉलिड बनाया है वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो छोटे छोटे सॉलिड के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो सेटल हो जाता है, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। और वो जो रिएक्शन जिसमें इस तरह का होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के तरफ में वहाँ पे जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जो रह जाता, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। दिस रिएक्शन जनरली ओकर विद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौर पे होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिसमें बेरियम से ये जो रिएक्शन जो हमने देखा था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, इसमें जो रिएक्शन हुआ तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट कलर का छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाता है इनसॉल्युबल फॉर्म में, तो ये बेरियम सल्फेट क्या बना दिया? प्रिसिपिटेट बना दिया। और जो रिएक्शन था वो कैसा रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। समझ गए? समझ गए होंगे। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एटम टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, और सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम ऑक्सीजन के साथ या तो कंबाइन हो या तो उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाए और जो नया कंपाउंड बनता है, इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, या तो एटम में ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या तो कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलना चाहिए। इस टाइप को रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कॉपर हमने लिया था, उसको हमने चाइना डिश में रख के हीट किया, वो जो कॉपर का कलर हो गया पूरा ब्लैक कलर का हो गया, पाउडर ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। समझ गए? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, वो तो ऑक्सीजन से कंबाइन हो या तो उसमें से हाइड्रोजन निकले, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ गए होंगे? समझ गए। अब दूसरा रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें से ये ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है, वो रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन ऐड हो, चाहे अगर उस रिएक्शन में से ऑक्सीजन निकल रहा हो, तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लूज, या तो उसमें से ऑक्सीजन निकले या तो हाइड्रोजन इज गेन्ड, उसके हाइड्रोजन उसके साथ जाके कंबाइन हो, इस टाइप के रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाया था, कॉपर ऑक्साइड बनाया था, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। लेकिन जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्रेक होकर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो वाटर बनाता है और कॉपर बना देता है, कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो। इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन निकला, इस टर्म को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, वो ऑक्साइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन किया वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वो सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन निकला वो रिड्यूस हो गया। एक एग्जाम्पल है, व्हेन कॉपर कंबाइन विथ ऑक्सीजन CuO, and this time the copper is oxidized, and when copper oxide losing oxygen to form copper and water, this reaction is this time copper is reduced. ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो या तो हाइड्रोजन निकले। रिडक्शन मतलब इसमें ऑक्सीजन निकले या तो हाइड्रोजन कंबाइन हो, उसको रिडक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट गेट reduced during the reaction, such reaction is called oxidation reduction और redox reaction। इसको आसान भाषा में समझिए, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। हमने अभी समझा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो या तो हाइड्रोजन निकले। रिडक्शन मतलब क्या होता है, या तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन हो या तो ऑक्सीजन निकले, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समझ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं, अगर उसमें से ऑक्सीजन लूज होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। समझ गए? रिडॉक्स रिएक्शन समझ गए ना? हाँ। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग समझते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं, ये और हमारे लिए आसान होता है। देखिए हमने जो लास्ट में पढ़ा था, जो कॉपर होता है, कॉपर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके बनाया था CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाया था। जब कॉपर ऑक्साइड बना तो इस टाइम में कॉपर क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज्ड हुआ था। कॉपर क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज्ड हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोजन के साथ जब हम पास कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ जब इस रिएक्शन को पास कराते हैं तो देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। क्या कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के बस क्या बचा, कॉपर बचा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
द रिडक्शन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और सिंपल में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सम अदर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है, जैसे जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है जिंक बनता है बस, और कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन, रिड्यूस कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझ गए ना। वैसे ठीक वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे HCl है और मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इनके अंदर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके साथ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, यहाँ पे लूज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ HCl के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ गए। ये क्लोरीन के साथ, समझ गए ना। तो ये जो रिएक्शन था ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था। यहाँ पे जो कोटेशन इसको देखते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, हमने देखा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, और दूसरा HCl एंड ऑक्सीडाइज टू Cl2, एंड वेयर इज MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है चाहे हाइड्रोजन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो रिड्यूस होता है। ये समझ गए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। ओके, अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, इसके इफेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसमें दो इफेक्ट हमें जनरली इस चैप्टर में पढ़ना है, कोरिजन ऑफ मेटल पढ़ना है, जिसमें आयरन के रस्टिंग के बारे में हम बस बात करेंगे। उसके बाद रेंसिडिटी ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, रेंसिडिटी, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो उसकी जो टेस्ट होता है और स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हम रेंसिड कहते हैं। यूजुअली दिस सब्सटेंस आर प्रिवेंटेड ऑक्सीडेशन आर एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसका टेस्ट और स्मेल ना जाए, हमने जब फूड की पैकेजिंग करते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं ताकि वो रेंसिड ना हो। एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन ना हो पाए। कीपिंग दिस फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम फैट और ऑयल कंटेनिंग वाले जो भी मटेरियल है, जब हम उनको पैकेजिंग करते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में पैकेजिंग करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन उसके पास ना जाए। कहने का मतलब ये है कि हमें उसे ऑक्सीजन से कैसे भी बचाना है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर रेंसिड ना हो पाए। मॉडर्न टाइम में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग जो चिप्स वगैरह जो भी बनाती हैं कंपनियाँ, वो नाइट्रोजन गैस की इस्तेमाल करती हैं ताकि वो रेंसिड ना हो पाए। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करती हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि वो फूड रेंसिड ना हो पाए। ठीक है ना। अब कोरियन के बारे में हमें चैप्टर 3 में डीप में पढ़ना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम शुरू से लास्ट तक का हम क्या क्या पढ़े हैं इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A complete chemical equation represents the reactant products and their physical state symbolically। एक complete chemical equation वो होता है जिसमें हम reactant product, उसके physical state और उसको balance करके हम symbolically represent करते हैं। A chemical equation is balanced so that the number of atoms on each side of its type involved in a chemical reaction are same on the reactant and the product sides of the equation. Equation must be always balanced। हम केमिकल इक्वेशन में बैलेंस इसलिए करते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो दोनों साइड होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जितना रिएक्टेंट के पास एटम है उससे उतना ही प्रोडक्ट के पास भी एटम होना चाहिए। इस टाइप को हम रिएक्शन को इसको हम बैलेंस्ड कहते हैं। In a combination reaction, two or more substances combine to form a new or a single
सब्सटेंस। कम्बिनेशन में कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है या एटम बनाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन कंपोजिशन की अपोजिट रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन की अपोजिट रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the product इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब और नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। When element displace another element from its compound is displacement रिएक्शन होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा जिसमें से हाई रिएक्टिव एटम अगर लेस रिएक्टिव एटम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। When two different atom or group of atom exchange their ions exchange हो जाता है उसके बीच में तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट्स रिएक्शन प्रोड्यूस इंसोल्युबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने देखा कि एक्वेसियस सॉल्यूशन में उसके इंसोल्युबल सॉल्ट फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता। रिएक्शन विच इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन सब्सटेंस। इसको ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है चाहे हाइड्रोजन का लॉस होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है चाहे ऑक्सीजन का लॉस होता है। और वो रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए वंडरफुल डे। आपका P1 K2P स्टडीज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लर्न एंड थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन के साथ चलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।